नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के समापन के पश्चात माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत की संसद, सरकार और जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक प्रयास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही दिशा में उपयोग और ब्रिक्स देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर भी सहमति बनी है। साथ ही एआई के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारत अलग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा, जहां हम आर्थिक, सामाजिक और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर मिलकर चर्चा करेंगे। उन्होंने सभी ब्रिक्स देशों को धन्यवाद देते हुए विश्वास जताया कि संसदीय आदान प्रदान से हम अपने नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मैं ब्रिक्स सम्मेलन के लिए यहां की संसद, यहां की सरकार, यहां की जनता को धन्यवाद देता हूं। ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर कई विषयों पर चर्चा हुई, संवाद हुआ, आपस में विचारों को साझा किया और किस तरीके से ब्रिक्स देश मिलकर हमारे संसदीय संवाद को बढ़ाना, एआई टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में, आर्थिक परिदृश्य के अंदर कैसे सामूहिकता के साथ मिलकर काम करना, और उसके साथ ब्रिक्स सम्मेलन की समिट का आज अंतिम डिक्लेरेशन हुआ। और अंतिम डिक्लेरेशन में ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी विश्व के देशों को आह्वान किया था कि सभी विश्व के देशों को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। मैं ब्रिक्स देशों के इस सम्मेलन में सामूहिक डिक्लेरेशन के लिए सभी संसदों के अध्यक्षों को और संसदों को बधाई देता हूं। आने वाले समय में हम एआई का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, किस दिशा में करते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। एआई का प्रयोग होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवश्यक है, लेकिन ये पारदर्शिता भी होनी चाहिए, जवाबदेही भी होनी चाहिए। इसके साथ आर्थिक समावेशन, किस तरीके से ब्रिक्स देश आपस में मिलकर व्यापार को बढ़ा सकते हैं, ट्रेड को बेहतर कर सकते हैं। भारत हमेशा विश्व के अंदर कानून के शासन और वैश्विक संवाद के समय उनका मानना है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर के साथ वैश्विक मिलकर सहयोग करने की आवश्यकता है। भारत ब्रिक्स के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स के देशों के साथ मिलकर हम साझे प्रयासों से आर्थिक, सामाजिक, ट्रेड, एआई, अन्य कई विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत में जब ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी होगी तो उसका एजेंडा तय होगा। उस एजेंडे के आधार पर भारत ब्रिक्स सम्मेलन की बेहतरीन मेजबानी करेगा। मैं सभी देशों को, ब्रिक्स के सभी देशों को धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में ब्रिक्स देश साझा प्रयासों से संसदीय आदान प्रदान, विचारों को साझा कर एक बेहतर प्रैक्टिस और अनुभव को साझा करते हुए हम किस तरीके से ब्रिक्स देश की संसद अपने अपने देश की जनता के संवाद करते हुए उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती, उस विषय पर भी चर्चा हुई है। मैं ब्रिक्स देशों के लिए यहां के दोनों अध्यक्षों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में प्रति
दिवसवार निर्धारित कार्यक्रम को पूरी गंभीरता के साथ में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश DOIT BC कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्लॉक और पंचायत स्तर के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में पूरे जिले में जिला स्तर को लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक निर्धारित कार्यक्रमों को आयोजित करें और अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अभियान को सफल बनाएं। साथ ही वहां पर किए जा रहे कार्यों को पोर्टल पर अपडेट जरूर करें। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का संचालन अब चिकित्सक और शिक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा। चिकित्सक विभाग ने रोगियों को योजना का समुचित लाभ दिलाने के लिए योजना के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने, अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर के एम्प्लॉयमेंट क्लेम प्रक्रिया को पारदर्शी और साथ ही सुगम बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। योजना का प्रबंधन और क्रियान्वयन अब नए स्वरूप में सामने आएगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत में एक्शन लिया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थी का किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो। साथ ही चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने भी योजना चिकित्सक विभाग के अधीन आने के बाद में शनिवार को पहली बैठक ली। योजना के आवश्यक सुधार को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। तो वहीं बीकानेर में बीजेपी देहात और शहर की संकल्प से सिद्धि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल से बनी सरकार ने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। वो जन जन तक पहुंचे ताकि इन योजनाओं का लाभ वंचित व्यक्ति भी उठा सके। हमारा मकसद ही सेवा करना है। हम संकल्प लेकर चलें, भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। इसी दिशा में अमृतकाल में बड़े बड़े काम किए गए। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आपको बताते चलें कि बीकानेर में बीजेपी देहात और शहर की संकल्प से सिद्धि कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां पर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना लक्ष्य है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया है। संकल्प से सिद्धि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 साल से बनी सरकार ने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं और जन जन तक पहुंचे भी हैं। कार्यशाला की संकल्प से सिद्धि। हम अमृतकाल की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत ने इन 11 साल में सभी क्षेत्रों में काफी तरक्की की, प्रगति की। आज हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में गिनी जा रही है। हमने गरीब कल्याण, सुशासन और सेवा के लिए काम किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और अब 18 महीने की हमारी राजस्थान की सरकार ने मिलकर, डबल इंजन की सरकार ने किसान की, गरीब की, युवा की और महिलाओं की सुध ली है। और हम वोकल से लोकल एक अभियान और प्रारंभ करने जा रहे हैं। सघन वृक्षारोपण, जल बचाओ, काफी हमारे कार्यक्रम अब आगे होते चलेंगे और हम मंडल स्तर तक इन कार्यक्रमों को लेकर जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अंतिम पंक्ति पर बैठा वो व्यक्ति जो जरूरतमंद है उस तक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, उसका लाभ उसको मिले। मीडिया कर्मियों को जिले में विविध जल संरक्षण गतिविधियों की जानकारी देने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान के तहत धौलपुर में एक प्रभावी मीडिया एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। और इस फील्ड विजिट का उद्देश्य जिले में जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे नवाचारों और संरचनात्मक विकास, जन सहभागिता को पत्रकारों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना रहा। इस अवसर पर जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय के तत्वाधान में सहायक जनसंपर्क अधिकारी रोहित मित्तल के नेतृत्व में पत्रकारों के दल ने साजापुरी आश्रम, एनीकट और बुतेश्वर एनीकट जैसे चयनित जल संरचनाओं का भ्रमण किया है। आपको बताते चले कि मीडिया एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया है
और जल संरक्षण स्थलों पर एक्सपोजर विजिट भी हुआ। चयनित जल संरचनाओं का भी भ्रमण किया गया है। आपको बताते चले कि इस फील्ड विजिट का उद्देश्य जिले में जल संरक्षण की दिशा में जन जन तक पहुंचाना रहा और इस अवसर पर जिला सूचना जनसंपर्क कार्यालय के तत्वाधान में सहायक जनसंपर्क अधिकारी रोहित मित्तल के नेतृत्व में पत्रकारों के दल ने संजापुरी, आश्रम एनीकट और भूतेश्वर एनीकट जैसे चयनित जल संरचनाओं का भ्रमण किया है। जोधपुर के श्री देववंशी मालवीय लोहार समाज की ओर से प्रतिवर्ष इस भांति शिवाजी गेट स्थित समाज भवन का 51वां स्थापना दिवस और गंगा दशमी और विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार 8 जून 2025 को सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा और साथ ही रेलवे बारात भवन D6 रिक्तिया बेरूजी सर्किल के पास में जोधपुर में भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लघु भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा रहेंगे। आयोजन को लेकर आज प्रेस वार्ता कर श्री देववंशी मालवीय लोहार समाज जोधपुर के अध्यक्ष रामेश्वर बोराड़ा ने बताया कि श्री देववंशी मालवीय यहां पर एक्सपर्ट हैं और समाज का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। श्री देववंशी मालवीय लोहार समाज का कार्यक्रम होगा 8 जून को 51वां स्थापना दिवस समारोह है और लोहार समाज के अध्यक्ष बुराड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें जानकारी को भी साझा किया है, जहां पर गंगा दशमी महोत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 का आयोजन हुआ और प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की है। जोधपुर देववंशी मालवीय लोहार समाज का भवन का 51वां स्थापना दिवस है, गंगा दशमी महोत्सव है और बच्चों का पुरस्कार वितरण समारोह है। जो विद्यार्थी और छात्र छात्राएं समाज में अच्छे अंक प्राप्त करके आगे आए हैं, उनका सम्मान समारोह कल 8 जून रविवार को देववंशी मालवीय लोहार समाज की तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व महापौर और वर्तमान में लघु उद्योग भारती अध्यक्ष श्री घनश्याम जी ओझा मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारेंगे और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। एकादशी के अवसर पर कस्बे में कई जगहों पर मीठे पानी की प्याऊ लगाकर लोगों को पानी पिलाने का काम किया गया है। वहीं एकादशी पर्व आज भी मनाया गया, जिसके चलते कस्बे में जगह जगह शीतल ठंडाई पिलाई गई। वहीं खारिया कुआ महादेव मंदिर पर मोहल्ले वासियों ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी दूध की ठंडाई बनाकर पिलाई जा रही है। करीबन 2 क्विंटल चीनी और 1 क्विंटल दूध की ठंडाई बनाकर पिलाई जाती है। इस दौरान मोहल्ले वासियों का सहयोग और आसपास के दुकानदारों के सहयोग के चलते एकादशी के अवसर पर दूध की ठंडाई बनाकर पिलाई जाती है। इस मौके पर दुकानदार और ग्रामीण भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि आज भी निर्जला एकादशी मनाई गई है और इस दौरान शहर में मीठे पानी का प्याऊ लगाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों के सहयोग से मीठे पानी का प्याऊ लगाया गया और जगह जगह शीतल ठंडाई भी पिलाई गई। एकादशी के अवसर पर कस्बे में कई जगह मीठे पानी का प्याऊ लगाकर लोगों को पानी पिलाने का काम किया गया, जिसके चलते कस्बे में जगह जगह शीतल ठंडाई भी पिलाई गई। करीबन 2 क्विंटल चीनी 1 क्विंटल दूध की ठंडाई बनाकर पिलाई जाती है। इस दौरान मोहल्ले वासियों का सहयोग भी रहा। दुकानदारों के सहयोग के चलते एकादशी के अवसर पर दूध की ठंडाई बनाकर पिलाई गई है। राज्य सरकार के कड़े नियम और जुर्माना राशि बढ़ाने के बावजूद भी हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जयपुर में तैनात ट्रैफिक इंस्पेक्टर
रणजीत सिंह यातायात नियम की पालन करवाते हुए जनता को जागरूक कर रहे हैं और अधीनस्थ ट्रैफिक पुलिस का सहयोग लेकर दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास भी किया गया है। दौसा की बहू धोली मीना ने यूरोप माल्टा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की है। राजस्थानी संस्कृति को विश्व के 60 से भी अधिक देशों के लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। धोली मीना ने बताया कि उन्होंने यूरोपियन देश माल्टा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में हिस्सा लिया, जहां धोली ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय खान पान संस्कृति को विश्व पटल पर दुनिया के 60 से भी अधिक देशों के लोगों के बीच में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का कार्य किया है। वहीं धोली ने बताया कि यूरोप के माल्टा में 18वीं सदी में निर्मित पोर्ट टिब्रोक में अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें भारत सहित 43 देशों के खाने के स्टॉल लगाए गए। धोली ने भारतीय स्टॉल पर विदेशी मेहमानों को राजस्थानी के सुप्रसिद्ध व्यंजनों दाल बाटी चूरमा, समोसा और पकौड़ा आदि परोसा गया है, जिसकी विदेशी मेहमानों ने जमकर सराहना की है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ईद उल अजहा के पावन अवसर पर अलवर के ईदगाह में जाकर सभी को मुबारकबाद दी है। जूली ने त्याग, समर्पण और मानवता के प्रति इस पर्व के महत्व पर जोर देते हुए कहा, यह पर्व हम सभी को एकता, भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने अपने संदेश में यह भी कहा कि ईद उल अजहा आपके जीवन में अमन, चैन, खुशहाली लेकर आए, यही मेरी कामना है। जूली ने सभी को इस त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। त्याग और बलिदान का पर्व ईद अजहा उल जो है वो आज पूरे जोश और हकीकत के साथ मनाया गया है। शहर की ईदगाह और स्थानीय मस्जिदों में नमाज अदा की गई है, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने अल्लाह के आगे सिर झुकाकर दुआ मांगी है। जरूरी गेट स्थित ईदगाह के वसी मैदान में सुबह 8 बजे मुख्य नमाज पेश इमाम मौलाना मोहम्मद हुसैन अशरफी ने अदा कराई, जिसमें देश में अमन, चैन, भाईचारे की दुआ की है। बकरीद का मुख्य उद्देश्य जनसेवा और रजाए इलाही हासिल करना है। मुस्लिम समाज के नेता अब्दुल सलीम ने बधाई दी और सभी से अपील की है इस पर्व को सौहार्द और स्वच्छता के साथ मनाएं। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न डालें। मुस्लिम समुदाय का प्रमुख त्योहार जो है बकरीद आज मनाया गया। त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा के मौके पर बीकानेर की ईदगाह में 7:45 पर नमाज हुई। नया शहर थाना स्थित बड़ी ईदगाह में सामूहिक रूप से शहर काजी जनाब शहनवाज हुसैन ने नमाज अदा करवाई। देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर काजी साहब ने कहा कि यह पर्व इंसान को बुराइयों से दूर रहने की सीख देता है। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा का आह्वान किया। बाद में सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। नमाज के बाद में कुर्बानी का दौर चला। इस मौके पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर शुक्रवार को चंडीगढ़ में उत्तर क्षेत्रीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में नागर ने राज्य के ऊर्जा मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कोयला स्रोतों से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी की स्थिति में पिट हैंड पर थर्मल प्लांट लगाने की अनिवार्यता पर पुनर्विचार करने की मांग की है। साथ ही छबड़ा और काले सिंध में 3200 मेगावाट के थर्मल प्लांट की अनुमति देने की अपील की। इसके अलावा नागर ने राज्य के 2030 तक 90 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य के लिए 5000 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता की मांग की है। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करने का भी आश्वासन दिया। सम्मेलन में कई राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों ने भी अपने विचारों को व्यक्त किया है।
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने जयपुर में शहीद स्मारक पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित किया और करते हुए राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती में हुई धांधली पर सरकार को घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा, जब भजनलाल खुद पर्चे से बने हैं तो पेपर लीक के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं और एक मंत्री की पोती को नकल करते हुए कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आरएलपी एसआई भर्ती को रद्द करवाने इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आंदोलन तेज करेगा। बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली कूच किया जाएगा। साथ ही आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग की गई। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, उनका मकसद केवल राजनीतिक अवसर को तलाशना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शुक्रवार को चिकित्सक मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर की धर्मपत्नी प्रीति कुमारी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही खेपसर पहुंचकर राठौड़ ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार में भाग लिया। इस दुखद समय पर उन्होंने मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर और उनके परिजनों को सांत्वना दी है। साथ ही राठौड़ ने यह भी कहा कि प्रीति कुमारी का निधन एक अपूरणीय क्षति है। बीजेपी परिवार उनके साथ खड़ी है और इसके साथ ही राठौड़ ने जयपुर के झोटवाड़ा स्थित क्षेत्रीय युवक संघ कार्यालय में पहुंचकर समाजसेवी भगवान सिंह रोल साहब सर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने भगवान सिंह जी को युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। उनके समाज सेवा में योगदान की सराहना की है। राठौड़ ने कहा कि बीजेपी समाज हित और राष्ट्र हित में हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। निर्जला एकादशी के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डब्बरवाला कुंजा में 500 लीटर क्षमता वाले आधुनिक जल घर का लोकार्पण किया गया। इस जल घर में चिलिंग प्लांट लगाया गया, जिसमें विद्यार्थियों को 24 घंटे ठंडा पानी मिलेगा। भामाशाह शिवशंकर खंडावत ने इस जल घर का निर्माण अपने माता पिता की स्मृति में कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक गणेश राज बंसल ने की, जबकि मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कानाराम रहे। जिला कलेक्टर ने जल संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक त्यागने की शपथ दिलवाई। इसके बाद में विधायक और कलेक्टर ने विद्यालय की 4 दीवारी के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। भामाशाह खंडगावत और उनके परिवार ने खेल मैदान में पौधारोपण किया। जिला कलेक्टर ने इस जल घर को जल संरक्षण जन अभियान की आदर्श मिसाल बताते हुए नशा मुक्ति जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। बीजेपी नेता अमित साहू ने पौधारोपण और वर्षा जल संरक्षण का आह्वान किया है। वंदे गंगा जल संरक्षण एवं जन अभियान पर्यावरण दिवस गंगा दशमी के अवसर पर जिला प्रशासन और खुशहाल दास विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों, साहित्यकारों, विद्यार्थियों ने जल संरक्षण, नशा मुक्ति और पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई, जिसमें अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, विशिष्ट अतिथियों ने भाग लिया है। कमल ग्रुप ने हरियाणवी डांस और भांगड़ा पेश किया, जबकि साहित्यिक प्रस्तुति ने जल की महत्वता को भी उजागर किया। शिक्षक साहिल परिहार ने नशा मुक्ति गीत प्रस्तुत किए हैं। राम कुमार नाथ और उनकी टीम ने वाद्य यंत्र के साथ में प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर कानाराम ने हनुमानगढ़ की सांस्कृतिक विविधता की सराहना की, जल संरक्षण और पौधारोपण पर जोर दिया। उन्होंने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की है। लाबुड़ में इतना ही। नमस्कार।